नमस्कार दोस्तों, और उदय पथ में आपका स्वागत है। अगर तुमने मुझे बचाया तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। यह बात किसने और किससे कही, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अब मैं चलता हूं सीधा दिल्ली की तरफ, जहां पे जलालुद्दीन खिलजी बैठा हुआ है, जिसके विषय में अपने पहली वीडियो में बता चुका हूं, हमीरदेव पार्ट 1 में, कि जलालुद्दीन 3 बार हमीरदेव चौहान से हारकर दिल्ली लौटा। अब मैं सीधी बात करूंगा अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के युद्ध के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी शुरू से चाहत थी कि वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, और वो जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी लगता था। और वह काफी दिनों से इस साजिश में था कि मैं अपने रास्ते से जलालुद्दीन को हटा के दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाऊं, और उसे अवसर मिलता है। 1296 ईस्वी में इलाहाबाद में गले मिलने के समय में वह अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान मान लेता है और दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। वहां से शुरू होती है रणथंभौर से और दिल्ली के बीच की दुश्मनी। और इनकी दुश्मनी के 3 कारण थे। पहला, हर राजा तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। दूसरा, अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन 3 बार हारकर दिल्ली में आके बैठा था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान से बार बार कहता था कि हमारे 2 गद्दार तुम्हारे यहां शरण लिए हुए हैं, उन्हें वापस कर दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं उन गद्दारों को दंड देना चाहता हूं। वो 2 गद्दार कौन थे, पहले थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब अलाउद्दीन गुजरात दौरे की तरफ था, उधर युद्धों में व्यस्त था और वहां पे लूटमार मचा रहा था, तो अपने नहीं गया था, अपने 4 सेनापतियों को भेजा था, जिसमें उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह और कैबरू, ये 4 लोगों को भेजा था। और वहां से लौटने के समय वो अपार धन संपत्ति वहां से लूट के लेके लौट रहे थे। वहां से लौटने के समय में इनके बीच में धन के बंटवारे को लेकर झड़प हो गई। इसके बीच में नुसरत खां और उलुग खां एक तरफ, मोहम्मद शाह और कैबरू एक तरफ। झड़प बढ़ते बढ़ते यहां तक आता है कि मोहम्मद शाह और कैबरू वहां से निकल जाते हैं, शरण लेते हैं कहां पे जाके, रणथंभौर में हमीरदेव चौहान के पास। और वहीं से अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, वहां शरण लेते हैं और बार बार उनसे वापस मांगता है कि हमारे दोनों गद्दारों को वापस कर दो। और हमीरदेव चौहान साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि जो राजपूतों की शरण में जो आ जाते हैं, राजपूत उन्हें वापस नहीं करते। यह बात अलाउद्दीन खिलजी को बहुत नागवार गुजरती है और उसने युद्ध का फैसला लिया। और युद्ध कब होता है? 1299 से 1301 ईस्वी के बीच 4 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में वह नुसरत खान और उलुग खां को, इनके नेतृत्व में सिपाही भेजता है, फौज भेजता है कि जाओ रणथंभौर पे हमला करो। ये पहला हमला करने तो आते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से पिटते हैं कि पूछो मत। क्यों? उधर से हमीरदेव धर्म सिंह और भीम सिंह को अपनी फौज के साथ भेजते हैं कि जाओ इनका सामना करो। भयंकर युद्ध होता है। राजपूत सैनिक इनके ऊपर भारी पड़ते हैं और इनका सारा खजाना, सामान, हाथी घोड़े सब लूट लेते। फिर इसके बाद वहां से धर्म सिंह खजाने लेकर रणथंभौर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भीमदेव उनके पीछे रहते हैं। और मौका पाते ही खिलजी के सिपाही दोबारा से भीम सिंह पर हमला कर देते हैं और भीम सिंह के उनके सिपाही भी मारे जाते हैं और भीम सिंह भी मारे जाते हैं। और ये खजाना लेके धर्म सिंह पहुंच जाते हैं रणथंभौर। और हमीरदेव को इस बात की पता लगती है कि भीम सिंह मारे गए और धर्म सिंह खजाना लेके चले आए। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होते हैं कि तुम खजाना लेके चले आओ और भीम सिंह को वहीं छोड़ दिए। भीम सिंह मारे गए और उन्हें
दंड दिए और उन्हें उनके पद से निष्कासित कर दिया। इसके बाद फिर दूसरा हमला खिलजी दोबारा से करता है। नुसरत खान और फिर उलुग खान फिर से वापस होते हैं। वो जीतते नहीं है, हार जाते हैं। तीसरी बार वो फिर हमला करवाता है एक बड़ी फौज के साथ। नुसरत खान और उलुग खान से फिर से हमला करवाता है। इस बार वो झाइन के किले को जीतने में सफल हो जाते हैं। झाइन के किले पे कब्जा कर लेते हैं और इन्हें यह लगता है कि अब अगर हम झाइन के किले पे कब्जा कर लिए तो समझ लो कि हम रणथंभौर पे कब्जा आसानी से कर लेंगे। लेकिन वहां पे नुसरत खान को आग का गोला लगता है। जब वो रणथंभौर की तरफ चढ़ाई करते हैं, रणथंभौर पहुंचते तो वहां पे आग का गोला लगता है और नुसरत खान वहां पे मारा जाता है। फिर से भयंकर हार होती है इनकी। किसी तरह से अपना जान बचा के वहां से भागते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं। और 3 बार हार देख के अलाउद्दीन खिलजी एकदम झल्ला जाता है और यह फैसला लेता है कि इस बार मैं खुद जाऊंगा रणथंभौर। एक बड़ी फौज लेता है, लाखों की फौज। इसके बाद रणथंभौर की तरफ वो खुद बढ़ता है। वहां जाता है, घेरा डालता है। कहा जाता है 9 से 11 महीने तक वो घेरा डाल के रखा, लेकिन उसे हमला करने का ना कोई लिंक लग रहा है, ना कोई सहायता मिल रही है। और बाहर, बल्कि उसने सारे बाहर से राशन पानी अंदर घुसना सब बंद हो गए थे। अंदर किले में सब बंद थे। फिर भी खिलजी को अंदर घुसने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। उसने फिर दोबारा से एक तरकीब सोची, धोखेबाजी की तरकीब। उसने क्या अपनाया? संधि प्रस्ताव। वह कहता है कि हमीरदेव से बोलिए कि हम उनसे संधि करना चाहते हैं। तो हमीरदेव अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए रतिपाल को भेजते हैं। रतिपाल यहां आते हैं, अलाउद्दीन से बातचीत करते हैं। अलाउद्दीन उन्हें रणथंभौर सिंहासन की लालच देता है कि अगर इस किले पे मेरा कब्जा हो गया तो मैं तुम्हें रणथंभौर का राज्यपाल बना दूंगा और मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊंगा। और लालच में पड़ जाते हैं रतिपाल। रतिपाल वापस जाते हैं और रणमल को भी साथ में मिला लेते हैं लालच देके। रतिपाल और रणमल एक साथ हो गए। अब ये क्या करते हैं कि जिस पोजीशन पे, जहां पे इनके सिपाही थे रतिपाल के, अपने सिपाहियों को साइड हटा देते हैं। मतलब खिलजी के सिपाहियों को वहां से घुसने का अवसर देते हैं और खिलजी के सिपाही वहां से घुसते भी हैं। भयंकर युद्ध शुरू होता है, मारकाट शुरू होती है। उसमें क्या होता है? गद्दारी के चलते हमीरदेव चौहान की हार होती है। और कुछ लोग ये इतिहासकार ये भी बताते हैं कि हमीरदेव चौहान की वहां पे हार नहीं होती। उनका मत यह है कि राजपूत फिर भी भारी पड़ते हैं। भारी पड़ने के बाद वो खिलजियों का झंडा लेके किले की तरफ वापस बढ़ते हैं। और ये चीजें किले की औरतें, रानियां, ये सब चीजों को देख लेती हैं कि अरे ये तो खिलजी का झंडा है। इसे देख के वो डर जाती हैं कि लगता है कि खिलजी का किले पे हमला हो गया, और वहां पे जौहर कर लेती हैं, आग में कूद के जान दे देती हैं। और जब, ये मैं कुछ इतिहासकारों का मत बता रहा हूं, और जब हमीरदेव चौहान किले में पहुंचते हैं दोबारा जीत कर, तो देखते हैं कि सारी रानियों का अंत हो चुका है। और उन्हें बहुत ग्लानि होती है कि ये अंत हमारी गलती की वजह से हुआ है, कुछ लोगों की गलती की वजह से हुआ है, जो झंडा लेके क्यों इधर की तरफ, किले की तरफ क्यों दौड़े। और उन्हें इस बात की ग्लानि होती है। और शिव मंदिर के सामने, शिवलिंग के सामने वो अपना गर्दन काट के स्वयं शिव जी को चढ़ा देते हैं। ये बात अलाउद्दीन को पता चलती है। अलाउद्दीन दोबारा से हमला कर देता है, तब जाके किले पे उसका कब्जा हो जाता है। इसलिए 2 मत हैं। एक तो हमीरदेव चौहान हार जाते हैं, दूसरा हमीरदेव चौहान अपना गला काट के शिव जी को चढ़ा देते हैं। मतलब दोनों पोजीशन में लास्ट में जीतता अलाउद्दीन खिलजी है। और उस युद्ध में लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी किसे देखता है? मोहम्मद शाह घायल पड़ा हुआ है एक तरफ। वो उसे खोजता है, उसे बहुत दिन से ही खोज रहा था। उसे खोजते उसके पास जाता है और कहता है, मोहम्मद शाह, अगर मैं तुम्हें बचा लूं, तुम्हारा इलाज करवा दूं, तो क्या तुम मेरे साथ फिर से हो जाओगे? तो मोहम्मद शाह पता है क्या बोलता है? वो कहता है, अगर तुम मेरा इलाज करवा दिए, अगर मैं बच गया,
तो अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, इसके बाद मैं हमीरदेव चौहान के किसी वंशज को रणथंभौर के सिंहासन पर बैठाऊंगा और पूरा जीवन उनकी सेवा करूंगा। यह बात अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरा लगता है और उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देता है। इसके बाद कहा जाता है कि रणथंभौर पे तब से चौहान वंश खत्म होता है, वहीं से उनका पतन हो जाता है। लेकिन चौहानों की वीर गाथा का कभी अंत नहीं हुआ। अगर उनके साथ गद्दारी नहीं हुई होती तो शायद इस 17वां युद्ध भी ये जीत गए होते। जय हिंद।